एक क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इसमें लिखा हुआ है कि बैग ए जो है, एक बैग ए है बाबू, ठीक है, वो कंटेन किया हुआ है 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। तो बैग ए में क्या लिखा हुआ है, 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और एक बैग बी है, वो क्या कंटेन किया हुआ है, तो 3 रेड बॉल है, जो नहीं समझ में आएगा बोलना हो, ठीक है। 3 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ये 2 बैग दिया हुआ है। और अगला पार्ट क्या बोला है, हमको निकालना है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए एंड 2 फ्रॉम बैग बी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स वेयर 2 आर ब्लैक और 1 इज रेड। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया मेरे पास कि हम एक ही बॉल निकाल रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए, ठीक है, बस एक बॉल निकाल रहे हैं बैग ए से। और सेकेंड चीज़ क्या दिया मेरे को, 2 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम टोटल बॉल कितना निकाल रहे हैं, 3 बॉल निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सर हम लोग यहाँ से टोटल बॉल निकालने वाले हैं 3 बॉल, ठीक है। टोटल कितना निकालना है, 3 बॉल निकालने वाले। चलो अगला पार्ट देख रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, 2 ब्लैक। और हाँ, हमको बोला, क्वेश्चन में बोल दिया ना, तो बताना है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का, कि फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। आपको यहाँ पे केसेस बनाना, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी कि 2 आर ब्लैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। तो इस चीज़ का होने का चांसेस क्या हुआ, अच्छे से बाबू इस बात को समझना, ठीक है। देखो बुक में क्या किया है, 4 केस बना दिया है, ठीक है। हम तुम्हारे सामने इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। केसेस तो हम भी दिखा देंगे, बट आराम से समझने वाला काम करेंगे, जो इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, तो और आप सोचो कि क्या बोला है मेरे को, बैग ए से एक ही बॉल निकालना है और बैग बी से 2 बॉल निकालना है, ठीक है। टोटल 3 बॉल चाहिए मेरे को। और ये जो 2 बॉल जहाँ से भी निकाल रहे हैं वो एट अ टाइम निकाल रहे हैं, 1 बाई 1 का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एट अ टाइम निकाल रहे हैं। तो और हमको बोला क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट कि 2 बॉल ब्लैक हो और 1 रेड हो। तो 2 बॉल ब्लैक और 1 रेड होना चाहिए, इतना तो कन्फर्म हो गया। मतलब 3 बॉल में 2 ब्लैक होगा, 1 रेड होगा। तो केसेस बनाते हैं। मान लेते हैं बाबू कि बैग ए से, क्या बोलते हैं, बैग ए से हम एक इवेंट इवन बना देते हैं। देखो 4 इवेंट बना कर दिखा देते हैं। इवेंट इवन कि क्या कर रहे हैं, बैग ए से रेड निकाले, केस बना, ठीक है ना बाबू। कि बैग इवन इवेंट क्या है, कि बैग ए से अगर रेड निकाल रहे हैं एक बॉल, तो जो दो और ब्लैक जो होगा वो कहाँ से आ रहा होगा, बैग बी से आने वाला होगा। तो एक इवेंट E2 है सर, जो बैग बी से हम क्या निकाल रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी एज पर कंडीशन, क्योंकि मेरे को 3 बॉल चाहिए और 2 ब्लैक होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। अगर हम डिसाइड कर लिए हैं कि बैग ए से रेड निकालेंगे, तो कंफर्म है कि 2 ब्लैक जो होगा वो बैग बी से आने वाला होगा। ये चीज़ कंफर्म हो गया, क्लियर है। अब आते हैं इवेंट E3 पे, और क्या पॉसिबिलिटी है। तो सर अगर हम बैग ए से, अगर हम बैग ए से एक ब्लैक बॉल निकालते हैं सर, ठीक है, तो E4 एक इवेंट क्या होगा कि सर बैग, देन बैग बी से हमको क्या निकालना पड़ेगा। देखो एक ब्लैक बॉल तो बैग ए से निकाल लिए, मेरे को 2 ब्लैक चाहिए सिर्फ, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बैग बी से सिर्फ एक ब्लैक निकालेंगे, और इनटू करने के बाद नहीं बोल रहे यहाँ पे, या फिर ऐसा लिख, तो बैग बी से एक ब्लैक निकालेंगे तो एक रेड निकालेंगे। क्या इसके अलावा कोई और भी केसेस पॉसिबल है, सोच के एक बार खुद से देख लो कि क्या ये सही बात है कि 3 बॉल निकालना था, 2 ब्लैक होना चाहिए, 1 रेड होना चाहिए। और वहाँ गिवन है क्वेश्चन में ही कि ये बैग ए से सिर्फ एक बॉल निकाल सकते हो और बैग बी से 2 बॉल निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये केसेस बन के आया। तो तुमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि सर इवन एक इवेंट होगा जहाँ पे हम लोग बैग ए से रेड निकाल रहे हैं, तो जो और 2 ब्लैक बॉल आएगा वो कहाँ से आएगा, बैग बी से आएगा। तो ये एक केस, अलग केस बना। अब बात करते हैं एक और सर क्या पॉसिबिलिटी है। तो बैग ए से अगर एक ब्लैक निकालेंगे, तो बैग बी से हमको एक रेड और एक ब्लैक निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम इस केस पे आते हैं, ठीक है। होने तो कौन, E1 E2 दोनों करने वाले हम लोग, क्योंकि हमको 3 बॉल चाहिए। तो ऐसा लिखेंगे बाबू, बताए थे हम कि जब हम लोग कोई भी इवेंट्स को करने वाले हैं टोटल, जैसे 2 इवेंट बनाए, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये नहीं बोला ना कि इसका होने का चांसेस बताइए जब ये हो चुका है, ऐसा कुछ तो केस नहीं बोल रहा है। ऐसा हमको कोई केस बोला क्या, सोच के देखो, नहीं बोला कि सर बताइए E1 होने का चांसेस क्या जब E2 हो चुका है। बस हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 2 ब्लैक और 1 रेड का क्या चांसेस होगा। तो यहाँ पे केसेस बनने वाला होगा, ठीक है।
तो होने तो दोनों वाला है जो हम ये बनाए हैं, तो E1 होने वाला है इंटरसेक्शन E2 होने वाला है, ऐसा कुछ। अब ज़रा आप खुद ध्यान से सोच के देखना, क्या E1 के दौरान निकालते वक्त बैग E1 से, नहीं सॉरी, बैग ए से हम जो इवेंट कर रहे हैं, क्या वो डिपेंडेंट है बी पे? सोच के देखना। दो बैग यहाँ रखा हुआ है, हमको यहाँ से एक बॉल निकालना है, इसका अपना सैंपल स्पेस है। यहाँ पे हम बैग बी रखा हुआ है, यहाँ से हमको दो बॉल निकालना है, इसका अपना सैंपल स्पेस है। भैया ये दोनों इंडिपेंडेंट कहाँ, ये सॉरी डिपेंडेंट कहाँ हुआ? इसका अपना था, इसका अपना था। मतलब ये जो दो इवेंट कर रहे हैं, इन दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट वाला बात किया जा रहा है। ठीक है, तो E1 इवेंट क्या करने वाले हैं हम लोग, बैग ए है, रेड निकालने वाले हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो पीछे सिखाएं कि जब हम लोग दोनों लिखते हैं और इंडिपेंडेंट रहता है तो प्रोबेबिलिटी खुद का होता है, मतलब कि इंडिविजुअल का होने वाला था मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था भाई, तो रेड था। कहाँ से था, बैग ए से था। बैग ए में कितना सारा रेड है, तो 4 रेड है। कितने में से 4 रेड है, तो 5। तो 4/5 ऐसा बोल सकते हैं। सॉरी 4/9, नो नो सॉरी, 4/9। दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें समझने में, ठीक है। 4/9 इंटू, अब आते हैं E2। तो E2 क्या इवेंट है, बैग बी से इवेंट है भाई साहब, दो ब्लैक निकाल रहे हैं एट अ टाइम। तो हम सिखाए थे कि जब एक से ज़्यादा ब्लैक या फिर एक से ज़्यादा कोई आइटम चूज़ करते हैं तो हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो बैग बी में आप चेक करो पहले कितना सारा बॉल है, तो सर यहाँ पे 10 बॉल है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे, तो 10 बॉल में से कोई भी दो बॉल चूज़ किया जा सकता है। बट हमको कौन सा बॉल चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो सर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7C2 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा ये केस 1 का प्रायोरिटी, मतलब ये भी पॉसिबल है, प्लस एक चीज़ पॉसिबल। अब दूसरे पे आते हैं, अब E3 पे। अगर हम लोग डिसाइड कर लिए थे बाबू कि E3 भी होने वाला है और E4 भी होने वाला है, ये तो कन्फर्म है एज पर कंडीशन। और चूंकि ये बैग ए है, बैग बी इंडिविजुअल है, सॉरी इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग को आराम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। ऐसा कुछ हो गया। अब E3 का होने का चांसेस, E3 क्या है बॉस, तो बैग ए है, बैग ए में क्या निकाल रहे हैं, ब्लैक निकाल रहे हैं। तो बैग ए पे आते हैं, बैग ए में ब्लैक बॉल कितना है, 5 ब्लैक बॉल है। कितने में से, 9 में से। तो सर आराम से 5/9 लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 बॉल निकाल रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली ये काम कर दे रहे हैं। आराम से यहाँ पे सी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सर 5C1 डिवाइड बाई 9C1, सेम आंसर आएगा, 5/9 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं। E4 हमको दिख रहा है, E4 क्या है सर, एक ब्लैक और एक रेड, एक से ज़्यादा उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल, क्योंकि दो बॉल हम एट अ टाइम उठा रहे हैं। अब अलग बात है कि कलर अलग अलग है बॉल का, बट टाइम तो एक ही टाइम पे दोनों उठा रहे हैं हम लोग। तो फिर सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, 10C2 बोलेंगे सर। हाँ, एक ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल है, तो 7 में से एक को चूज़ करना है हमको, इंटू फिर 3 रेड है, तो 3 में से एक को चूज़ करना है। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला। इसके अलावा कोई और केसेस बन ही नहीं सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो मेरा आंसर होगा। किस चीज़ का आंसर होगा कि सर 2 ब्लैक आने वाला है, 1 रेड आने वाला है, एज पर गिवन कंडीशन। देखो, हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोल के कोई चीज़ नहीं, समझ लो, समझ लो, टोटल प्रोबेबिलिटी बोल के कोई चीज़ नहीं है, बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम, चलो हम तुमको समझाते हैं। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, डायग्राम के तो समझाएंगे पहले, उसके बाद फिर काम कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा वो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। देखो अच्छे से समझना इस चीज़ को। बेस थ्योरम क्या बोलता है, बस एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पे की है क्या, स्पॉटलाइट नहीं की, हाँ बेस थ्योरम। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, ये बॉक्स बनाए, इस बॉक्स में हम इस पूरे बॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पल स्पेस। अच्छे से समझ आओ। ठीक है, ये पूरा बॉक्स क्या है, सैम्पल स्पेस है। तो सैम्पल स्पेस में खूब सारा इवेंट भरा रहने वाला होगा। ठीक है, खूब सारा इवेंट भरा रहने वाला होगा, ऐसा कुछ करके। बेस्ट तरीका यही समझाने का वो। ठीक है, अच्छे से देखना कि सर ये सैम्पल स्पेस था, सैम्पल स्पेस में खूब सारा इवेंट भरा रहने वाला है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये इवेंट नाम दे दी E1, E2, E3, E4,
E5 E4 E5, हम तुमको एग्जाम्पल भी देंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। E5 E6 ऐसे बढ़ते बढ़ते En तक चले होंगे हम लोग, मान लो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा दें ताकि आइडिया लग जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर एक डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में क्या आता है बाबू, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सैंपल हम यहाँ पे आराम से बहुत सारे इवेंट बना सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना कि इन सब इवेंट्स के बारे में बेस थ्योरम किस पे वर्क करता है, सुन लेना। ये जो हम लिखे हैं हम बताते हैं ये वाला एग्जाम्पल पर, ठीक है। E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 दिख रहा होगा कि एक सैंपल स्पेस है, हम इवेंट बांट लिए। इवेंट E1 इतना को बोले, E2 E3 E4 E5 E6 इस तरीके से पूरा इवेंट्स बांट लिए। एक वर्ड यूज़ किए थे स्टार्टिंग में पढ़ाने के दौरान, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले थे बाबू, और सेकंड चीज़ क्या बोले थे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए मेरे को याद है तो हम वापस से समझाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो, बेस थ्योरम होने के लिए सबसे पहले जो भी इवेंट्स होगा वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए, और साथ के साथ एट अ टाइम बोले दोनों होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ऐसा इवेंट जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये टोटल बाबू सैम्पल स्पेस है तो हम इसमें से ऐसा इवेंट्स बना हुआ है E1 E2 E3 जिसमें से कुछ भी देखो कॉमन नहीं है। E1 E2 में कोई कॉमन नहीं है, E2 E3 में कोई कॉमन नहीं है, E4 E5 में कोई कॉमन नहीं है। और इसका मतलब तो हो गया कि इवेंट्स के बीच में कॉमन ना हो, मतलब कि E1 E2 इन सब का इंटरसेक्शन हमेशा 5 बनने वाला होगा अगर En तक चले गएंगे तो, मतलब कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आने वाला है। ये तो वेल नोन हो गया। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब हम क्या सिखाए थे कि सर ऐसा इवेंट्स, ठीक है, ऐसा इवेंट्स जिनका जब हम लोग यूनियन करें तो पूरा सैम्पल स्पेस दिख जाए। तो बेस थ्योरम किस पे वर्क करता है, ऐसा इवेंट्स पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं और एग्जॉस्टिव भी होते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है सर, कि जो जितना भी इवेंट्स होगा उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, साफ दिख रहा है जितना भी हम इवेंट्स बना के रखें उसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या, कि जो इवेंट्स आप बना के रखे उन सब का जब हम लोग यूनियन करेंगे तो सैम्पल स्पेस दिख जाए। तो साफ दिख रहा है कि E1 E2 E3 E4 अगर यूनियन कर देंगे तो क्या दिखेगा, सैम्पल स्पेस दिखने लग जाएगा टोटल। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, बेस थ्योरम होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। वो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट आसान है ये थोड़ा सा देखना, ठीक है। देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा सैम्पल स्पेस के बराबर आना चाहिए। तो बेस थ्योरम किस वर्क करता है भैया, कि ये इवेंट जो हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी हो साथ के साथ, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दिए। तो मेरा बात अच्छे से समझना, ये सब इवेंट्स है, सैम्पल स्पेस है, हर सैम्पल स्पेस में हर एक इवेंट्स का अपना अपना होने का प्रोबेबिलिटी होता होगा कि इवेंट E1 का होने का चांसेस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ, ठीक है। E2 होने का चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से डिनोट करेंगे। E3 होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होने का बात करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले सैम्पल इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट किए होंगे और ये सब जो इवेंट्स बनाए हैं इन सब का सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहले E1 हुआ होगा, फिर E2 हुआ होगा, फिर E3 हुआ होगा, फिर E4 हुआ होगा, इस तरीके से सारा इवेंट्स हुआ होगा। अब हम खुद से एक ऐसा इवेंट बना रहे हैं, ऐसा कुछ देखो, इसको नाम हम लोग बोल देते हैं क्या, ए से डिनोट कर ले रहे हैं। अच्छे से समझना, एक्सपेरिमेंट किए, इवेंट्स E1 E2 E3 E4 इसे करते करते En तक गए, एक नया इवेंट ए बनाए, ठीक है, जो इन सब में इन्वॉल्व है, मतलब कि हर एक इवेंट में थोड़ा थोड़ा घुसा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो E1 में घुसा हुआ है, E2 में घुसा हुआ है, E3 में घुसा हुआ है, E4 में घुसा हुआ है। तो हम ये इस वाले छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, ए इंटरसेक्शन E1 बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हैं बाबू, ए इंटरसेक्शन E2 बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन E3 बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन E4 बोल सकते हैं, अप टिल लास्ट वाले पार्ट तक इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन En बोला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पहले हम कोई एक्सपेरिमेंट किए तो E1 E2 E3 E4 ये सब हुआ, फिर एक और नया इवेंट है, ठीक है। पहले जैसे होता था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड, तो सेम केस यहाँ पे ए का होने का चांसेस क्या होगा, जब E1 E2 E3 E4 E5 ऐसे करके सारा चीज़ हो चुका होगा तब पूछने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। समझो अच्छे से इस चीज़ को। तो यहाँ पे पहले अगला पार्ट में क्या लिखे कि अच्छा ए का ए होने का चांसेस ऐसा कुछ इन सब में इन्वॉल्व है, हर एक इवेंट में इन्वॉल्व है। तो E1 E2 E3 E4 ऐसे करते करते En तक गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट आते हैं। अब ये अगर इवेंट ए हो चुका है, इवेंट ए हो चुका है, तो बाबू ये वाला कट कर दो, स्लाइस कट करके ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ कट करके बाहर निकाल दिए। तो आपको क्या दिख रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3, ए इंटरसेक्शन E4, ए इंटरसेक्शन E5, इस तरीके से डॉट 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 ए इंटरसेक्शन EN तक गए होंगे। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज़ अकर्ड। कन्फ्यूज़न है क्या? हम क्या बोलें कि एक सैम्पल स्पेस हम एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, वहाँ पे खूब सारा इवेंट्स निकाल के हम रख लिए, E1, E2, E3, E4, E5, और ये सब ऐसा इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सर, आप जो भी इवेंट निकाल के रखे हो ना, उन सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और भी है कि अगर हम सबका यूनियन करेंगे तो मेरे को सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। तो हम उस टाइप का उसको हम लोग बेस थ्योरम से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेस थ्योरम होने के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना जरूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन में ये सब नहीं डील करेंगे, बात नहीं करेंगे इन सब के बारे में, बहुत ईजी में बात करेंगे, बस समझाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले E1, E2, E3, E4, E5 हुआ होगा, तो E1 होने का चांसेस बाबू क्या लिखे थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, फिर एक हम नया एक नया इवेंट इंट्रोड्यूस किए तुम्हारे सामने, ए, इसका नाम कर दिए ए। तो हम तुमसे पहले पूछे कि बताइए प्रोबेबिलिटी ए का होने का चांसेस कब, जब E1 हो चुका होगा, E2 हो चुका होगा, E3 हो चुका होगा, EN तक हो चुका होगा। तो हम ऐसा लिख दे कि हमको निकाल के पहले दिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अब मेरी बात अच्छे से समझना, ये इसी को बोलते हैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी। जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोले थे ना, वो वाला टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हटा दी। चलो देखो, हम बस इतना बोले कि बताइए ए का होने का चांसेस क्या होगा। तो तुम खुद सोच के देखो, ए कहाँ कहाँ पे घुसा हुआ है, E1 में है, E2 में है, E3 में है, E4 में, E5 में, सब में घुसा हुआ है हल्का हल्का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अगर ये वाला पार्ट चाहिए, छोटा सा पार्ट चाहिए, तो इससे पहले होने से पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा, E1 हुआ होगा। तो सर आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ होगा, फिर ए का होने का चांसेस जब E1 हो चुका होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि तुमको ये छोटा सा पार्ट मिला, बट बताना खुद सोच के देखो, क्या ए बस इतना ही छोटा सा है, ये तो हर जगह पे घुसा हुआ है ना। तो हमको ये छोटा सा पार्ट भी लिखना है, और हमको इस पूरे का प्रोबेबिलिटी चाहिए, सम पूरा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पार्ट लिखे, ये जो लिखे, इसका मतलब ये छोटा सा पार्ट हुआ, फिर प्लस सर प्रोबेबिलिटी फिर E2 हुआ होगा, फिर ए का होने का चांसेस कब, जब E2 हो चुका होगा। तो हम टोटल सिर्फ निकाले क्या, प्रोबेबिलिटी ए निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए हर जगह पे घुसा हुआ है, प्लस अगेन E3 हुआ होगा सर पहले, उसके बाद थोड़ा सा उसमें जो ए बचा हुआ है उसका होने का चांसेस जब E3 हो चुका होगा। इस तरीके से डॉट 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 हम लोग कहाँ तक गए होंगे सर, EN तक गए होंगे, फिर इंटू ए का होने का चांसेस जब EN हो चुका होगा। इन सब का थोड़ा 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 प्रोबेबिलिटी मिला के रखे होंगे, तब जाके टोटल हमको ए मिला होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज़ को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बात समझ में आया क्या बोलना चाह रहे थे हम, कि इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बोलो दिक्कत है इस वाले पार्ट में, कि E1, E2, E3 हो चुका पहले, ये सब इवेंट हुआ होगा, उसके बाद हमसे ए का चांसेस पूछ रहे थे। ए ऐसा इवेंट है जो हर इवेंट्स में इन्वॉल्व है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, किसी एक में पूरा मर्ज नहीं है, तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सब में इन्वॉल्व है, तो छोटे से पार्ट को ए इंटरसेक्शन E1 बोलेंगे। अगर तुमसे बोलते कि ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करता सर, ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए इंटरसेक्शन E2 प्लस ए इंटरसेक्शन E3, ऐसा करके इन सबको थोड़ा थोड़ा जोड़ते तो टोटल ए मिलता हमको, बस हमको वही प्रोबेबिलिटी बोल दिया निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल ए का होने का चांसेस क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, ये रहा टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बस इसका एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेस थ्योरम। मतलब हमसे एक इवेंट ए के बारे में बात कर रहा था, जो निकालने के लिए बोला गया था, तो पूरा लिख दिए कि हाँ ये सर ऐसा होता है। ठीक है, अब एक बात समझना, अब जब ए इवेंट हो चुका, तो तुम बाकी जो बेकार चीज़ है वो हटा दो। जैसे कि बेकार चीज़ कौन सा है, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ पाओ, लास्ट ईयर उसका क्वेश्चन बताएंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। देखो,
इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा थ्योरम टाइप का बात नहीं होगा। तो अगर ए इवेंट हो चुका है तो तुमको सिर्फ ये दिखना चाहिए कि सर ए इवेंट तो हो चुका है, ठीक है, ये टोटल ए लिखा हुआ है। बेस थ्योरम इससे एक स्टेप आगे बोलता है क्या ना, कि जब इवेंट ए हो चुका है तो बताइए इवन का चांसेस क्या होगा, उल्टा घुमा के बोलता है। तो इवन होने का चांसेस क्या होगा, तो तुम खुद लॉजिकल से बोलो इवन होने का चांसेस कब, जब ए हो चुका होगा। तो इवन आपको कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, तो इसको ऊपर कर देंगे। जो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना रहता है फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर करते हैं और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस ये टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाने वाला होगा, ये वाला ऐसा कुछ बाबू, इवन का चांसेस ये लिखा हुआ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड डिवाइडेड बाय ये जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है क्या चाह रहे, पहले आपको ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है टोटल, उसके बाद फिर बोल रहे इवन का चांसेस। तो इवन कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है हमको सिर्फ इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी ये वाला पार्ट, इस छोटू सा पार्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे जो लिखे थे स्टार्टिंग में छोटा छोटा जोड़ जोड़ के सबको बनाया था ना, तो ये छोटा का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, इतना छोटा सा, तो इसको ऊपर कर देना डिवाइडेड बाई, अब यही तो सैंपल स्पेस बन के आ रहा है मेरा, तो नीचे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग बेस थ्योरम बोलते हैं। अब क्वेश्चन बताएंगे तो ज़्यादा मेरे हिसाब से इजी हो जाएगा, आई थिंक, देखो, ठीक है। बस चलो, दिक्कत है, आगे बढ़े, हटा देना। बस क्वेश्चन देखना, बड़ा सा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे तो नहीं, बस हम पढ़ाएंगे बताएंगे यार, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। तो हम कुछ डेटा जो लिखते चलते हैं, ठीक है। देखो 2000 ये क्या है, तो स्कूटर ड्राइवर है, अच्छे से समझ आओ, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 क्या लिखा है बाबू, तो कार ड्राइवर्स गिवन है, एक इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में बात करें, और 6000 जो है वो ट्रक ड्राइवर्स है, ठीक है। देखो हमसे पूछ दिया, बोला क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर एंड कार ड्राइवर एंड ट्रक ड्राइवर, इन सब का प्रोबेबिलिटी दे चुका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब एक बात समझाते हैं, देखो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, थोड़ा सा लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है क्या, स्कूटर ड्राइवर एक्सीडेंट के बारे में बात करें, अगर स्कूटर ड्राइवर को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं किसी काम के लिए, तो उसका इसके एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या है, तो 0.01 है, ठीक है। यहाँ पे कार ड्राइवर को अगर असाइन करते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमको दे दिया एक्सीडेंट से मीट करने का, मतलब 0.03 है। और अगर ट्रक ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं भाई, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है एक्सीडेंट्स होने का, तो 0.15 है, ठीक है। अब एक बात समझाते हैं, देखो क्वेश्चन लिख दिया कि वन पर्सन, कोई 1% ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, मतलब कि जो कंपनी किसी को ये ड्राइवर्स भेजा था उसमें से कोई एक पर्सन क्या किया, एक्सीडेंट हो गया, तो बताना है मेरे को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। अब वो देखो, अगर अगर बुक है तो बुक निकाल के क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 31.85 का एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो एक बार, ठीक है। डेटा तुम्हारे पास ज़्यादा इजी होगा तो समझा देंगे, ज़्यादा इजी होगा समझाने में, ठीक है। हम क्या लिख दिए कि 2000 स्कूटर ड्राइवर था, 4000 कार ड्राइवर था, 6000 ट्रक ड्राइवर था, और बोल दिया गया कि अगर कोई गाड़ी स्कूटर ड्राइवर चला रहा है, स्कूटर ड्राइवर है, तो उसका चांसेस क्या है एक्सीडेंट से मीट करने का, तो 0.01 है। कार ड्राइवर तो 0.03, ट्रक ड्राइवर तो 0.15 है, ठीक है। तो हमको बताना है क्या
जैसे मान लो हम ही लोग इंसान है, ठीक है, हम लोग 5 साल, हम लोग जो भी जहाँ पे हम ही है, ठीक है, हम कोई कंपनी के पास गए तो वहाँ पे उसके पास 2000 स्कूटर ड्राइवर था, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, और हमको कोई एक बस हमको ड्राइवर चाहिए कोई भी, ठीक है, कोई भी ड्राइवर चाहिए, कार ट्रक स्कूटर मैटर मैटर नहीं करता, बस कोई भी चाहिए। तो वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सर स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट इतना होता है, इतना चांसेस है, कार का इतना और ट्रक का इतना। तो हम मान लो किसी तरीके से हम ये रिवील नहीं किए कि हम कौन सा ड्राइवर के साथ गए हैं, जैसे स्कूटर के साथ गए हैं कि कार के साथ गए हैं कि ट्रक के साथ गए हैं, बस हम रिवील नहीं किया। बस हमको बाद में पता चलता है कंपनी को कि हम जिसके साथ भी गए थे वो उसके साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो ड्राइवर हम लेके गए होंगे वो स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, ठीक है, हमसे ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेंट बनाते हैं, अच्छे से समझना हो, ठीक है, इवेंट बनाते हैं। इवन इवेंट क्या होगा, तो स्कूटर ड्राइवर चूज करने का प्रोबेबिलिटी, पहले सबसे पहले तो पहले ड्राइवर चूज करेंगे, उसके बाद ना देखेंगे कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे कि चूज करने का तरीका, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर चूज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई टोटल ड्राइवर्स कितना है यहाँ पे, तो 6 4 10,000, 10 2 12,000। तो सर इवन जो है स्कूटर ड्राइवर चूज करने का, ये क्या है, स्कूटर ड्राइवर चूज करने का तरीका, ठीक है। पहले तो ड्राइवर चूज करेंगे, तो अगेन सेम E2 इवेंट क्या हो जाएगा, तो कार ड्राइवर चूज करने का तरीका। E3 क्या हो जाएगा, तो ट्रक ड्राइवर चूज करने का तरीका। और एक इवेंट ए बोल देंगे कि मीट्स एन एक्सीडेंट, यानी कि जो हम जो इंसान है, पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, विथ नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो, मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो ऐसा कुछ बोल दिए। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे कि ड्राइवर चूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कि सर आप जो ड्राइवर चूज़ किए उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस क्या हो, ऐसा कुछ। तो फर्स्ट बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखेंगे, मतलब स्कूटर ड्राइवर चूज़ करने का चांसेस। तो स्कूटर ड्राइवर कितना सारा है, 2000 है, कितने में से, 12,000 में से। ऐसा बोल सकते हैं सर कि 2000 बाई 12,000। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि कार ड्राइवर चूज़ करने का, तो 4000 बाई 12,000, क्लियर है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, मतलब ट्रक ड्राइवर चूज़ करने का, कितने में से, तो 6000, कितने में से बाबू, तो 12,000 में से। ये सब तो होगी, सबसे पहले ये सब प्रोबेबिलिटी हुआ, यानी कि सब जो स्टार्टिंग में सिखाए थे इवेंट E1 E2 E3 हुआ होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कब, जब इवन हो चुका होगा, मतलब हम एक्सीडेंट मेरा होगा कब, जब हम स्कूटर ड्राइवर चूज़ किए होंगे। तो देखो मेंशन किया था ना यहाँ पे कि स्कूटर ड्राइवर मीट्स एन एक्सीडेंट, तो 0.01, मतलब सर ये क्या लिखा है, 0.01 का बात कर रहा है, ठीक है, जगह कम पड़ा इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगेन हम एक्सीडेंट मेरा हुआ होगा कब, जब हम कार ड्राइवर चूज़ किए होंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना लिखा है बाबू, 0.03। ट्रक ड्राइवर चूज़ किए होंगे तब का प्रोबेबिलिटी 0.15, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम पहले ऐसा लिख दें कि स्टार्टिंग में सिखाए थे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका, यानी कि P ऑफ A, ये सब को थोड़ा सा हटा देते हैं, और P ऑफ A ही मेरा क्या बना था वो, सैम्पल स्पेस। तो देखो, तो P ऑफ A कैसे लिखेंगे, ए का होने का चांसेस, तो सबसे पहले क्या होगा सर, इवन हुआ होगा, फिर जाके ए का होने का चांसेस कब, जब इवन हो चुका होगा, प्लस ए को पूरा लिखना है ना, तो अगेन सर पहले E2 हुआ होगा, फिर ए का चांसेस कब, जब E2 हो चुका होगा। चेक करना पीछे थ्योरम लिखा था इसी टाइप का लिखवाए थे, प्लस सर सेकंड क्या, E3 हुआ होगा, फिर जाके ए का होने का चांसेस जब E3 हो चुका होगा। तो ये सब क्या प्रोबेबिलिटी है, इस ये टोटल आ गया कि हाँ ए का होने का चांसेस, मतलब एक्सीडेंट होने का चांसेस। लेकिन हमसे स्पेशली पूछा है कि एक्सीडेंट किससे होना चाहिए, मेंशन कर दिया क्वेश्चन ना कि स्कूटर वाले से, तो स्कूटर मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये सैम्पल स्पेस। तो हमसे पूछ रहा है सर इवन का चांसेस, इवन होने का चांसेस कब, जब ए हो चुका होगा, ये पूछ रहा है मेरे से। तो लिखने का तरीका तरीका ये है, ठीक है, इवन स्टैंड फॉर स्कूटर ड्राइवर्स, इसीलिए ऐसा लिखें कि इवन का चांसेस जब ए हो चुका होगा। तो जो आप ये लिखे हो ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है, तो स्कूटर वाले से होने का प्रोबेबिलिटी। तो बाबू इसको ऊपर चढ़ा देना है और डिवाइडेड बाई
ये जो निकाल के रखे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको बोलेंगे सैम्पल स्पेस, यानी कि पी ऑफ ए। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं। एक का होने का चांसेस जब E2 हो चुका होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज़ अकर्ड, ऐसा कुछ ये रहा। तो हमसे ये पूछ रहा है, तो सिंपल सा वो डेटा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे डेटा को बस चढ़ा देना है। E1 का इसका वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो 2000 बाई 12,000, 2000 बाई 12,000 काट छाट करेंगे तो 1/6 यानी कि 1/6 इंटू ए वन E1 हैज़ अकर्ड। तो ए वन E1 हैज़ अकर्ड का वैल्यू कितना लिखा है, 0.01 होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 1/6 इंटू 0.01 प्लस E2 का चांसेस कितना लिखा हुआ, 4/12 यानी कि 1/3 बोल देंगे। यहाँ इंटू लिखेंगे किस चीज़ के लिए, तो A1 E2 हैज़ अकर्ड, तो यहाँ देखो 0.03 लिखा हुआ है, प्लस E3 होने का चांसेस ट्रक ड्राइवर के लिए क्या था, 6/12 यानी कि 1/2 और प्लस व्हेन E1 क्या बोलते ए होने का चांसेस जब E3 हो चुका होगा, तो यानी कि 0.15, तो इंटू इंटू यहाँ पे इंटू लिखेंगे बाबू 0.15। तो हमसे ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, सामने होता थोड़ा ज़्यादा और इजी बेस्ट वे में होता, बट आई थिंक नहीं उतना आपको ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत है समझने में, क्या बोल रहे हैं, पहले आपको निकालना है, इस तरीके से इवेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको अगर क्वेश्चन रीड किया होगा तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, वो एक बार देख लो, क्वेश्चन रीड करके देख लो तो, ठीक है। हम एक और बता देते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। ये दिक्कत नहीं हो तो रब करें, ठीक है। और इसी टाइप का एकदम मिलता जुलता, जब तक क्वेश्चन खूब सारा ना करवा दे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। वो तो बेस थोड़ा भी मिटा दे रहे, जगह कम पड़ जा रहा है बार बार, तो अब कोशिश करेंगे एक ही जगह पर अच्छे से अरेंज करके लिख दें। देखो क्या क्वेश्चन बताते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बैग है, याद रखना क्या लिखा है क्वेश्चन में, 3 बैग है, सब बैग में कुछ ना कुछ बॉल रखा हुआ है, तो हम बोल देते हैं क्या, ठीक है, 3 बैग 3 अर्न्स कंटेन 6 रेड बॉल, तो बैग 1 बोल रहा हो, ठीक है। बैग वन में 6 रेड है और 4 ब्लैक है, अच्छे से देखना हो, ठीक है। 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। बैग 2 बोल दे रहे हैं, बैग 2 में कितना लिखा हुआ है, तो 4 रेड और 6 ब्लैक है, तो 4 रेड है 6 ब्लैक बॉल है। बैग नंबर 3, तो बैग नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है, ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। हमसे पूछ रहा है क्या, वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड, अर्न मतलब बैग है, वो पहले क्या हम लोग करेंगे, वन लिखा, वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। क्या बोल रहे हैं कि रैंडम वाइज सबसे पहले हम कोई बैग सेलेक्ट किए, फिर जाके उस बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं। सो और मेंशन करिए कि इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। सबसे पहले बोला हमको क्या कि 3 बैग दे दिया, इन सब में बॉल्स का क्वांटिटी दे दिया, ठीक है। हमको बोला कि एक बैग निकालना, तो तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारे सामने 3 बैग रखा हुआ है, तो तुम सबसे पहले डिसाइड करेगा कि कौन सा बैग तुमको चूज़ करना है, उसके बाद डिसाइड करेगा उसमें से तुम बॉल निकालने का। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि बैग चूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, ऐसा बोल दिया कि मान लें कि 1 बॉल इज ड्रॉन, ऐसा लिख दे रहे, 1 बॉल इज ड्रॉन विच इज़ रेड। जब तुम ड्रॉ किया तो वहाँ पता चला कि रेड है, तो क्या चांसेस होगा कि वो रेड बॉल एक्चुअली में बैग 1 से आया है, ठीक है, ऐसा बोल दिया गया हमको। तो सबसे पहले तुम क्या किया होगा बाबू, इवेंट बनाया होगा, सर इवेंट इवन शॉर्ट फॉर्म में लिख, ठीक है। इवेंट इवन कैसा क्या है ये, तो चूजिंग या फिर चूज करने का चांसेस किसको, बैग 1 को। इवेंट E2 ये क्या है, चूज करने का चांसेस किस चीज़ को, बैग 2 को। E3 किस चीज़ का ये इवेंट है, तो चूज करने का चांसेस किसको, बैग 3 को। तो आप पहले सबसे पहले बैग सेलेक्ट करोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का बात कर रहे हो। तो यहाँ पे कितना बैग है, 3 बैग है, ठीक है। सबका बैग का चांसेस कितना होगा, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि बैग 2 भी चूज़ करने का चांस क्या, 3 बैग है ना, तो 1/3 बनने वाला होगा इसका भी। अगेन
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी कि थर्ड बैग को चूज़ करने का चांसेस वो भी 1/3। चलो बढ़िया बात है। अब एक इवेंट ए का बात कर रहे हैं, जो बॉल ड्रॉन इज रेड बोल रहे हैं बाबू, ठीक है, बॉल ड्रॉन इज रेड, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि बॉल जो आप निकाले वो रेड है, तो बॉल ड्रॉन इज रेड। अब मेरा बात अच्छे से समझना, अगर मान लो तुम बैग फर्स्ट वाला चूज़ कर चुके हो, ठीक है, तो रेड आने का चांसेस क्या होगा, तो हम लिखेंगे कैसे कि सर ए का प्रोबेबिलिटी कब, जब इवन हुआ होगा। सोच के देखो, ए का होने चांसेस कब, जब इवन हुआ होगा। तो इवन बैग में कितना सारा रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो रेड का होने का चांसेस सर कितना होगा, 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब E2 हो चुका होगा, यानी कि बैग 2 चूज़ किया होगा तुम, तो बैग 2 में कितना रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, कितने में से, 10 में से, तो 4/10, ठीक है। और आई थिंक लास्ट वाले में कुछ गलती की है क्या, 5 रेड और 5 ब्लैक है यहाँ पे, ठीक है, 5 रेड और 5 ब्लैक है। तो फिर से रेड का चांसेस कब, जब तुम थर्ड ब्लैक चूज़ किया होगा, थर्ड बैग में कितना रेड है, तो 5 रेड है, तो फिर से लिखेंगे 5/10 ऐसा कुछ। तो तुमको सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या बताया था ना कि बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे लिखने सिखाएं, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ए के बारे में बात करें, और ए हर एक इवेंट में इन्वॉल्व है, यानी कि तीनों इवेंट में, इवन E2 E1 E3 सब में इन्वॉल्व है रेड वाला चीज़। तो ए का चांसेस सबसे पहले इवन हुआ होगा, फिर जाके तुम बात कर सकता है कि ए का होने का चांसेस जब इवन हो चुका होगा, प्लस E2 हुआ होगा, फिर जाके बात कर सकते हो ए का होने का चांसेस जब E2 हो चुका होगा, प्लस E3 हुआ होगा, फिर जाके बात कर सकते हैं किस इसका कि ए का चांसेस जब E3 हो चुका होगा। तो ये रहा टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि बताइए आप जो बॉल निकालो वो बैग 1 से ही आना चाहिए, तो बैग 1 वाला प्रोबेबिलिटी कहाँ दिख रहा है हमको, सिर्फ यहाँ दिख रहा है कि सर बैग 1 से रेड आने का, रेड बॉल आने का चांसेस ये लिखा हुआ है। तो क्या करना है अपने को, लिखने का तरीका उल्टा कर देना, इवन व्हेन ए हैज़ अकर्ड, इवन व्हेन ए हैज़ अकर्ड, इस वाले को ऊपर, तरीका यही कि इस वाले को ऊपर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन डिवाइडेड बाई, और ये पूरा आइटम जो निकाल के रखिए उसको नीचे भेज देना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ अकर्ड इंटू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन E3 हैज़ अकर्ड, ऐसा कुछ। तो ये रहा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो सारा का प्रोडक्ट तुम निकाल चुका ही होगा, तो इवन का वैल्यू कितना है, 1/3। तो इस तरीके से तुमको ध्यान रखना है कि पहले क्या कर रहे हैं, इवेंट बैग चूज़ किए, फिर बॉल निकाले तो रेड होने का चांसेस क्या हो गया वो लिख दिए। तो अब हमसे पूछा घुमा के क्या कि बताइए वो जब बॉल निकाले तो क्या चांसेस है कि बैग 1 से रहा होगा, तो बैग 1 वाला प्रोबेबिलिटी ऊपर चिपका देना, डिवाइडेड बाई जो तुम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि जो तुम निकाल के रखा था ए रेड बॉल होने का चांसेस, वो नीचे भेज देंगे। बस ये तरीका फंडा याद रखना अपने को। अब नंबर का खिलवाड़ कर सकते हैं, नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं, E1 का लिख चुके हैं इंटू ए E1 होने का चांसेस यहाँ पे 6/10 लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप में अगर क्लियर है तो। सेम सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, और ठीक है, फाइनल फर्स्ट ग्रुप, फिर से भाई फर्स्ट देखो अब इसका प्रीवियस चेक करोगे ना, तो इस मैं सॉरी प्रीवियस एग्जांपल चेक करोगे ना, तो इसका हर बार दिख रहा है कि ये सिर्फ कहाँ से आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये पूरा खाली इसमें देखो प्रीवियस ईयर ही भरा हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर का चांसेस रहता है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है वो। तो हम एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर लास्ट बेस थ्योरम रहने देंगे। तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी का जो बेस थ्योरम मेन था थ्योरम, ठीक है, वो पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत है तो बोल सकते हो, अभी भी हम एक दो क्वेश्चन और भी बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बस एक मिनट जो है, तो बुक है तो अब निकाल के रख लो। बुक का पेज नंबर 31.87 है, ठीक है, बुक का पेज नंबर 31.87, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, पेज नंबर ये, ठीक है, RD शर्मा का ये। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार्ड
अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज़ लॉस्ट, मतलब कि 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड जो हो गया गुम हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पता है कार्ड वो ताश वाला, ठीक है, 52 कार्ड्स होता है। सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होता है जिसमें 4 सूट्स होता है। सूट्स मतलब क्या क्या होता है, तो हार्ट, ठीक है, स्पेड, डायमंड, हार्ट, स्पेड, डायमंड, और एक क्या होता है, क्लब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हमसे ये बोला बोला क्या कि 52 कार्ड में से एक कार्ड गुम हो गया है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक। अब जो मान लो 52 में से एक गुम हो गया, तो बोला कि 52 में से एक गुम हो गया, तो हम क्या रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, हम दो कार्ड निकाल रहे हैं, दो कार्ड निकाल रहे हैं। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो जो गुम हुआ है कार्ड, क्या चांसेस है कि वो कार्ड हर्ट वाले से गुम हुआ होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया हमसे। तो इवन के बारे में बात करते हैं। हम बोले थे ना पहले हम लोग 4 या 3 जो भी इवेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे 52 कार्ड था और इसमें से क्या बोला 4 टाइप का सूट्स होता है। तो हमको बोला गया कि एक कार्ड गुम हो गया है। अब एक कार्ड गुम हो गया है, उसके बाद हम क्या करें, हर 52 में से 2 कार्ड चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हर एक में से 2 2 कार्ड चूज़ कर रहे हैं, हार्ट में से, स्पेड में से, डायमंड में से, क्लब में से। तो क्या चांसेस है कि जो कार्ड गुम हुआ है वो हार्ट में से गुम हुआ है, इसका इसका प्लॉट निकालने बोल रहा है। तो इवन लिख देंगे क्या बाबू, मिसिंग कार्ड फ्रॉम हर्ट। तो खुद बताओ टोटल कार्ड कितना होता है हर्ट वाले में। अगर टोटल 52 कार्ड है तो ये भी 13 कार्ड हुआ होगा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। तो इसमें से एक कार्ड गुम होने का चांस क्या होगा, हर्ट है ना, पूरा पूरा हर्ट वाला ही लिखा हुआ है, तो 13/52। एक इवेंट E2 बना लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं हम, इसको भी ऐसा बोल देते हैं कि मिसिंग कार्ड जो होगा वो कहाँ से होगा, स्पेड से बात कर लेते हैं। मिसिंग कार्ड इज अ स्पेड कार्ड बोल देते हैं। तो इसका चांसेस भी क्या होगा, हमको नहीं पता भी कहाँ से गुम होता है, इसलिए हम सबका गुम होने का चांसेस निकाले कि सब में से अगर मान लो कोई कार्ड गुम होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 13/52। सेम चीज़ किस वाले में से, डायमंड वाले में भी सी पॉसिबिलिटी है, 13/52। ये E3 इवेंट। E4 इवेंट सेम चीज़ किस में से, क्लब वाले में से भी बोल सकते हैं, 13/52। अब एक इवेंट ए ऐसा बनाना पड़ेगा जो क्या लिख देंगे, ड्राइंग, हम लोग 2 कार्ड निकाले ना, तो ड्राइंग 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम दी रिमेनिंग कार्ड। ए का होने का चांसेस कब, जब इवन हो चुका होगा, ठीक है। ए का होने का चांसेस कब, जब इवन हो चुका होगा। ए क्या है, 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। हम इवन का बात कर दिए, तो मतलब कि एक कार्ड अगर गुम हो चुका है हर्ट वाले में से, तो टोटल कार्ड कितना बचा होगा, 51। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये लिखेंगे क्या, और हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो 12C2 बोलेंगे, क्योंकि हर्ट में से एक कार्ड तुम मान चुके कि गुम हो चुका है, हर्ट में से एक कार्ड मान चुके कि तुम गुम हो चुका है, ठीक है। तो 51C2 बोलने वाले हैं, नीचे में सैंपल स्पेस, क्योंकि तुम 2 कार्ड चूज़ कर रहे हो। सेम केस ए का होने का चांसेस जब E2 हो चुका होगा। E2 के बारे में बात करें बाबू, ठीक है। तो E2 में कितना कार्ड बचना, तो मान चुके हो ना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर गलती में कुछ कर रहा है क्या, क्योंकि 1 स्पेड कार्ड इज मिसिंग, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, अच्छे से समझाओ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल कार्ड 52 कार्ड है और उसमें 4 सूट अलग अलग होता है, हर्ट है, स्पेड है, डायमंड है और क्लब है, ठीक, क्लियर है। उसमें से 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड गुम हो चुका है, तो तुमको नहीं पता है कि कौन सा कार्ड गुम है, बस इतना बोल दिया। अब अगर एक कार्ड गुम हो चुका है तो टोटल कार्ड 51 बचा होगा। अब उसमें से तुम 2 कार्ड निकाला, ठीक है, उसमें से तुम 2 कार्ड निकाला। उसके बाद तुम जब चेक किया ना, जब तुम 2 कार्ड निकाल रहा है बारी बारी करके, फिर बाद में पता चलता है कि वो जो कार्ड है वो हार्ट से मिसिंग होगा, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है हमको वो बताना है। तो हम पहले 4 इवेंट बनाए होंगे कि इवन E2, 4 इवेंट क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप का कार्ड था। तो ऐसा मान लेते हैं सर कि कहीं कार्ड हार्ट से मिस हुआ हो, तो 13/52 बोल देंगे।
अगर सर मान लेते कि कहीं कार्ड स्पेड से मिस हुआ हो तो 13/52 बोल देंगे, क्योंकि टोटल 52 कार्ड में 13 कार्ड ही स्पेड होता है, 13 डायमंड 13 क्लब, तो उसका प्रायोरिटी लिख दिए। और एक इवेंट ए ऐसा बनाए जो क्या बना रहे हैं, 2 हर्ट कार्ड निकाल रहे हैं हम, 2 हर्ट कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि हमको बोला है 2 कार्ड निकालने के लिए ना, तो हम लोग ए का चांसेस का बात कर रहे हैं कब, जब इवन हो चुका होगा। अच्छे से समझना, ए क्या है, 2 हर्ट कार्ड, ठीक है, और इवन क्या है, मिसिंग कार्ड फ्रॉम हर्ट। तो टोटल कार्ड 13 होता है, उसमें से एक कार्ड मिस हो चुका है, तो अल्टीमेटली अभी कार्ड कितना बचा होगा हर्ट वाले पैक में, 12 बचा होगा। उसमें से तुम 2 कार्ड चूज़ किया, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, एक कार्ड तो मिस हो चुका है, यानी कि 51 कार्ड बचा होगा, उसमें से 2 तुम चूज़ किया। तो ये तरीका रहा ए इवन होने का। अगला आते हैं AE2। ए क्या है, 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। तो अब E2 इवेंट क्या है बाबू, मिसिंग कार्ड इज स्पेड कार्ड। तो अल्टीमेटली हर्ट में से कोई मिस नहीं हो रहा है, जब तुम ये सेकंड केस मान रहे हो, क्योंकि स्पेड कार्ड में से मिस हो रहा है। तो हर्ट में कितना कार्ड बचा होगा, 13, उसमें से तुम कोई 2 चूज़ किया, क्योंकि मेंशन कर चुके तुम जो 2 कार्ड निकाल रहे हो वो हर्ट का निकाल रहे हो। तो 13C2 डिवाइडेड बाई, अल्टीमेटली अभी भी कार्ड टोटल कितना है, 51 ही ना, क्योंकि एक कार्ड तो मिस हुआ कहाँ से, स्पेड में से, ये केस मान के चल रहे हैं हम। तो 15C2 51C2 सेम कार्ड ऐसा बोल दें, ए का चांसेस जब E3 हो चुका होगा। E3 क्या है, तो डायमंड है, ठीक है, E3 वाला पार्ट क्या है बाबू, डायमंड वाला लिखा हुआ है। तो हाँ, तो एक कार्ड तो डायमंड से मिस किया, यानी कि हर्ट में अभी भी 13 है, जब तुम ये केस मान रहे हो। तो 13C2 डिवाइड बाई, अल्टीमेटली टोटल कार्ड कितना है, 51 है, C2। अगेन बोलेंगे 50 ए होने का चांसेस जब E4 हुआ होगा। E4 क्या है, क्लब है, ठीक है। अभी एक कार्ड तो माने कि क्लब में से मिस किया है, यानी कि हर्ट में अभी भी कार्ड कितना है, 13 ही है। तो 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। अब हम बताए थे कि आपको लिखना है क्या, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए 2 कार्ड निकालने का चांसेस, और क्वेश्चन में शायद मेंशन किया हुआ है कि हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम आर फाउंड टू बी हर्ट। अब हम ये बोले, तुमने सवाल ये उठाया कि सर ये 2 हर्ट ही कार्ड क्यों निकाले, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आप जो 2 कार्ड निकाले हो ना, वो पाया गया क्या कि हर्ट वाला कार्ड है, इसीलिए हम यहाँ लिखे ड्राइंग 2 हर्ट कार्ड्स, अपने मन से नहीं लिखे ये वाला बात। तो ड्राइंग 2 हर्ट कार्ड्स हम ये एक नेक्स्ट इवेंट बना दिए, हमको इसी का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले आप ज़रा सोच के देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी ए का बात कर सकते हैं, कैसे होता है, ए का चांसेस कैसे होगा। तो पहले सर अगर इवन हुआ होगा, फिर ए का होने का चांसेस कब, जब इवन हो चुका होगा, ऐसा कुछ करके, प्लस E2 हुआ होगा, फिर ए का होने का चांसेस कब, जब E2 हो चुका होगा, प्लस E3 हुआ होगा, फिर ए का होने का चांसेस कब, जब E3 हुआ होगा, प्लस E4 हुआ होगा, इंटू ए का होने का चांसेस कब, जब E4 हो चुका होगा। तो ये रहा ए का होने का चांसेस। ए क्या है, तो ड्राइंग 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, ये तरीका हो गया। हमसे पूछा कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड मिस हुआ है वो हर्ट में से हुआ होगा। तो ये जो लिखा हुआ इसी को बोलते हैं ना, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट लिखे हैं कि सर कार्ड मिसिंग फ्रॉम हर्ट वाला ये था, तो इसको ऊपर भेजेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें लिख दे रहे हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस वाले पार्ट को ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज़ अकर्ड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ये जो तुम निकाल के रखा। तो क्वेश्चन में मेंशन यही था कि 52 कार्ड से सर 52 कार्ड में एक कार्ड गुम हो चुका है, और फिर जब गुम हो गया है तो 2 कार्ड निकालें, और जब दोनों कार्ड निकालें तो पता चला कि दोनों कार्ड हर्ट वाला कार्ड था। तो बताइए क्या चांसेस है कि वो कार्ड मिस जो हुआ था वो हर्ट में से हुआ होगा, यानी कि हर्ट वाले कार्ड में से। तुम सबसे पहले डिसाइड किया कि अगर मान लेते कि एक एक कार्ड ये मिस होने का चांसेस हर कार्ड में से, तो क्या होगा इवन का, यानी कार्ड फ्रॉम हर्ट मिस होने का चांसेस, तो 13/52। अगेन स्पेड में से भी चांसेस है क्या, 13/52, डायमंड में भी चांसेस है 13/52, क्लब में भी चांसेस है 13/52, और एक इवेंट ए बनाए जो 2 कार्ड निकालना था हर्ट में से, तो निकाल दिए ए। अब ए का चांसेस जब इवन हुआ होगा, तो इवन क्या है, कार्ड मिसिंग फ्रॉम हर्ट, तो एक कार्ड तो मिस हो गया, तो 13 में से कितना बचा होगा, 12, 12 में से 2 चूज़ किए, डिवाइडेड बाई
टोटल तो कार्ड 52 था, लेकिन एक मिस कर चुके हैं, तो 51C2। ये रहा 2 कार्ड निकालने का तरीका जब इवन हुआ होगा तब। फिर 2 कार्ड निकालने का तरीका जब E2 हुआ होगा तब। तो इस हिसाब से सारा निकाल के रख लिए टोटल प्रोबेबिलिटी, और डिवाइडेड बाई जो रिक्वायर्ड था प्रोबेबिलिटी क्या था निकालना, कि एक कार्ड जो मिस हुआ होगा हर्ट में से, तो ये एक कार्ड मिस हर्ट वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर चढ़ाएं और डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी जो निकाल के यहाँ रखे होंगे। नंबर बिठाना, आंसर आना। दिक्कत है कुछ? अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तुम खुद से नहीं देखेगा एग्जाम्पल तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर सामने होता तो शायद ज़्यादा बेस्ट वे में समझा पाते। सिलेबस, एज पर सिलेबस पूरा 12th का पार्ट कंप्लीट होता है, और जो दिक्कत है आराम से पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। हाँ, अब क्या बच गया लास्ट में, क्या खाली कि मीन, वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 पार्ट है जो सिलेबस से आउट हो चुका है। तो सिलेबस के हिसाब से ये टोटल कंप्लीट हो चुका है 12th का। क्लियर बाबू? चलो फिर आज के लिए रहने देते, बाय।